नमस्ते तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज क्लास 10th के लिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो जो गोधली जो भाग 2 है तो उसको हम यानी कि देख रहे थे। जो क्लास जो 10th है ना तो उसको हम यानी कि देख रहे थे। देखिए जो क्लास 10th के लिए क्या देख रहे थे, बोलेंगे सर गोधली जो भाग 2 है ना उसका किताब का हम स्टोरी देख रहे थे, यानी किताब का समझिए कि कहानी देख रहे थे लाइन बाय लाइन, जो आपको एकदम संपूर्ण हिंदी में हम समझा रहे थे। तो पार्ट नंबर 5 तक हम आ गए हैं। तो पार्ट नंबर 5 का नाम क्या है, तो नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सर गुणाकार मूल्य जी हैं, तो गुणाकार मूल्य जी के द्वारा पार्ट को लिखा गया है। तो इसमें जो पार्ट नंबर हम कितना देख लिए थे, तो बोलेंगे सर पार्ट नंबर 1 को देख लिए थे, पार्ट नंबर 2 को देख लिए थे, पार्ट नंबर 1 को देख लिए थे और पार्ट नंबर 1 कितना देख लिए थे, तो 2 को देख लिए थे। आज की जो क्लास है ना, आज क्लास में क्या देखेंगे सर, आज क्लास में पार्ट नंबर जो है ना 3 को देख रहे हैं हम, ठीक। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को बनाने में। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं, सब देख लिए थे। जहाँ से हम लोग का रह गया था वहाँ से करके आज पार्ट 3 में इसको हम ख़त्म ही कर देंगे। देखिए यहाँ से देखना था, चलिए तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर तो लोग ही रहा होगा। देखिए अब देखते हैं क्या है। तो आपको हम हिंदी में हम एकदम संपूर्ण अर्थ समझाएंगे, जो आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना होगा। अगर एक बार में क्लास को समझ में ना आ रहा तो प्लीज़ 2 बार क्लास को देखिए जरूर। देखिए क्या है, देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। कवि बोल रहे हैं कि जो पूरा देश, जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा देश से जो नागरी लिपि के जो लेख जो है ना वह बहुत सारे मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ, उदय का मतलब क्या होता है, शुरू, यानी कि शुरुआत के साथ। तो इस जो नागरी लिपि है, तो नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग की शुरुआत होती है। कवि बोलते हैं कि जो देश भर में जो अनेक से जो लेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो बोलना है कि सर नागरी लिपियों से मिले हैं। और इस नागरी लिपि के जो उदय यानी कि शुरुआत के साथ जो भारतीय जो संस्कृत है और भारतीय जो इतिहास है ना, उसका एक नया युग की शुरुआत होती है। अब यहाँ से देखते हैं, भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हो जाता है। कवि बोल रहे हैं कि जो भारत जो है ना वह इस्लाम के कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में आता है, और उसके बाद क्या होता है, जब 13वीं जो सदी आती है तो उसमें जो इस्लामी जो शासक जो राजा होते हैं ना तो उस पर राज करते हैं। उससे क्या क्या होता है, तो उसका शासन जो है ना वह आरंभ हो जाता है, उसका चालू हो जाता है, ठीक। अभ्यास देखिए, नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। यही बोल रहे हैं कि जो नए जो संप्रदाय है ना वो अस्तित्व में आते हैं। क्यों, क्योंकि नया हाँ संस्कृति एवं नया भारतीय इतिहास का शुरुआत हुआ। इसके बाद जो इस्लाम के जो राजा है उसके संपर्क में आए और 13वीं सदी से उस पर राज करने लगे। तो क्या आया, जो एक नया अस्तित्ववाद आया ना, तो बोलने कि हाँ सर। देखिए अब यहाँ से इसी तरह से आपको देहाती भाषा में समझाएंगे। आप लोग समझ रहे हो कि यदि बिहार बोर्ड से है ना तो आपको किस तरह से बिहार बोर्ड में एक एक लाइन को पढ़ के जाना है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के जाना है, कि आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में एक भी प्रश्न कहीं से छूटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, आपको 400 प्लस मार्क्स लाना है। अब कितना, तो बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में। प्लीज आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए क्या है, भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। कवि बोल रहे हैं ना कि जो भारतीय जो समाज है एवं बहुत से जो संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या है, कम्युनिटी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, कोई ईसाई, तो बहुत से जो संप्रदाय को एक व्यापक नाम मिलता है। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म जो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। किसमें, तो बोलना है कि जो हिंदू जो नागरी लिपि, जो हिंदू जो समाज है, तो हिंदू समाज या हिंदू धर्म में जो नागरी लिपि के जो साथ साथ अनेक जो प्रादेशिक जो भाषाएं क्या है, तो जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से जो आरंभिक, बोल रहे हैं कवि की जो 8वीं-9वीं जो सदी है तो उससे आरंभिक पहले शुरुआत में क्या है, तो हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है।
बोल रहे हैं कि जो 8वीं 9वीं जो सदी है तो वहां से शुरुआत से क्या है, तो जो हिंदी जो साहित्य, जो हिंदी जो लिटरेचर है ना, तो उसका हमें क्या मिलने लगता है, तो उसका एविडेंस हमें मिलने लग जाता है। अब यहां से देखिए, हिंदी के आदि कवि सहरपाद, आपसे बोल देगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो बोलना होगा सर हिंदी के जो आदि कवि है ना वह सहरपाद। 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी में लिपि है। बोल रहे हैं कि जो हिंदी के जो आदि कवि जो सहरपाद है ना, वह 8वीं सदी के कहाँ से, तो दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी लिपि में क्या है, तो लिखी गई है। देखिए यहाँ है, लिखी गई है ना, तो बोलना है कि हाँ सर लिखी गई है। देखिए अब यहाँ से, नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से, बोल रहे हैं कि कहाँ से, तो नेपाल से हो गया, भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी जो हस्तलिपियां का मतलब क्या है, तो सर एक किसी भी सिक्का हो गया, किसी भी पुराने हस्तक्षेप हो गया, उस पर हाथ से बनाया गया कुछ एक लिपि होता था, उसी को हम हस्तलिपियां बोलते थे। तो बोल रहे हैं कवि कि जो नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से इस काल की बहुत से जो सारी जो है ना हस्तलिपियां हमें मिली है। यहाँ तक हो गया। आपको हम इसी तरह से तोड़ के समझाएंगे कि आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपके पास किताब है ना, BSBTC NCERT जो आपके पास हिंदी का है, तो उसको किताब को आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, जहां अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां लाइन बाय लाइन आप देखते चलिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ देखिए बाबू, इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं, कवि बोल रहे हैं ना, किसी काल में जो भारतीय जो आर्य जो भाषा जो परिवार की जो आधुनिक भाषाएं मराठी बंगला आदि जो है वह जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के जो लेख मिलने लग जाते हैं। तो अगर आपसे बोल देगा कि जो मराठी हो गया बंगला हो गया, इसमें जो आदि जो अनेक जो भाषाएं जो जन्म ले रही थी, तो इन समय जो भाषाओं का लेख हमें कहाँ से मिलने लगा है, तो बोलना होगा कि सर आर्य जो है ना आर्य समाज से। कहाँ से, तो आर्य जो भाषा जो है ना आर्य समाज से लिया गया है। कहाँ, तो मराठी बंगला इत्यादि जो भाषाएं जन्म ले रही थी भारत में, और कहाँ से, तो आर्य भाषा से जन्म ली है। इस काल के जो भाषाओं को लेख मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ से देखिए आओ, दक्षिण भारत की द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा क्या है, तो अधिक प्राचीन है। बोल रहे हैं कि जो दक्षिण भारत की जो द्राविड़ जो भाषा है ना, तो द्राविड़ भाषा की पारिवारिक जो भाषा है वह क्या है, तो विशेषतः तमिल भाषा हो गया, जो अधिक जो प्राचीन है। जो तमिल जो भाषा क्या है, तो अधिक ही प्राचीन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ से देखिए, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि लेकिन इन भाषाओं के जो लेख जो है ना हमें कहाँ से, तो इसी समय यानी कि आर्य भाषाओं से ही मिल क्या है, तो मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ से देखिए बाबू, इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी लिपि के जो आरंभ यानी कि शुरुआत में लेख हमें विंध्य पर्वतक नीचे दक्कन के प्रदेशों से ही मिलते हैं। कवि ये भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो दक्षिण भारत में जो विकसित जो ब्राह्मी जो लिपि का कुछ स्वतंत्र जो विकास हमें हो रहा था, वह परंतु कहाँ से, तो दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का खूब व्यवहार है ना वहीं से मिल रहा था। दरअसल जो नागरी लिपि के जो आरंभिक मानी कि शुरुआती में जो हमें लेख जो मिला है वह विंध्य पर्वत के नीचे से जो दक्कन पठार है ना वहां से मिला है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो गया होगा। जहां तक हम देख रहे हैं, हम आपको उसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं जहां अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकता है समझाने में, तो उसको हम और डीपली समझा रहे हैं। देखिए अब यहां से देखते हैं, तो अनेक जैसे, हाँ चलिए ठीक है देख लेते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का क्या है, तो समागंडन दानपत्र 754 ईस्वी
दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। बोल रहे हैं कि जो हमारे जो साइंटिफिक जो लोग, हमारे जो यहाँ विद्वान लोगों का मानना है, वो सबको कहते हैं, सोचते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का जो प्राचीनतम जो लेख है ना, शुरुआती लेख हमें कहाँ से मिला है पता है? कि जो राष्ट्रकूट जो राजा दंती दुर्ग का समागंड दानपत्र 754 ईस्वी से मिला है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी, ऐसा हम लोग विद्वानों का मत है, मानना है। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ देगा कि जो क्या था, हाँ पूछ देगा आपकी जो कि जो राजा दंती दुर्ग, ये जो राष्ट्रकूट का जो शासक था वह कहाँ के रहने वाला था, तो आपको बोलना होगा कि कर्नाटक के रहने वाला था और इनकी जो मातृभाषा वह कन्नड़ थी। अगर आपसे बोल देगा कि जो राष्ट्रकूट के जो शासक था उसका नाम क्या था, तो बोलना होगा कि राजा दंती दुर्ग नाम था। अब बोलना है कि इनका भाषा कौन था, तो बोलना है कि इनकी जो भाषा थी वह कन्नड़ भाषा थी। यहाँ तो हो गया था। अब यहाँ से देखिए, परंतु ये क्या है, तो परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। यही बोल रहे हैं कि जो परंतु जो ये थे ना वह कहाँ बसे थे, जो इनका खानदेश जो था ना वह विदर्भ में यानी कि बस गए थे, विदेश में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण जो प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे ये भी प्रश्न बोल देगा कि जो दंती जो राजा था ना किसका राजा था, तो बोलना है कि राष्ट्र जो कूट था उसका शासन काल का राजा था। क्या नाम था, तो दंती दुर्ग। अब इसके बाद उसका जो चाचा का नाम क्या था, तो बोलना है कृष्ण जो प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा है। ठीक, इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन एलापुर या वेरुल। एरुला का मतलब क्या होता है, तो प्राचीन एलापुर या वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। वही बोल रहे हैं किसी कृष्ण के जो शासन काल में जो एल्लोरा जो प्राचीन एलापुर वेरुल में अनुपम जो कैलाश का जो मंदिर है ना, तो जो पहाड़ों से काटकर बनाया गया था। तो कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। ये भी बोल रहे हैं कि वहां से हमें कृष्ण जो है ना उसको कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। यही बोल रहे हैं कि जो 9वीं जो सदी में जो अमोघवर्ष एक प्रख्यात जो राष्ट्रकूट राजा हुआ, इसी अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेड़ की नींव डाली। अगर आपसे बोल देगा कि जो अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की जो राजधानी कहाँ था, तो मनेखेड़ पर किसने नींव डाली थी, तो बोलना होगा कि राजा के यहाँ, तो हाँ किसके शासन काल में, तो बोलना है कि राष्ट्रकूट के शासन काल में जो अमोघ जो वर्ष है ना वह राजधानी कहाँ, तो क्या है, तो मानेरखेड़ जो है ना वह मालदेव पर नींव डाली थी। अब यहाँ से देखिए, अमोघवर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। इसको तो आप उससे पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, तो इसको तो हम आपको लिखवा दिए हैं, अंडरलाइन करवा दिए हैं, इसको लिख लीजिए आप। क्या लिखना है, लिखना है कि जो गणितज्ञ महाविचार्य जो 850 ईस्वी में गणित जो संग्रह है उसकी रचना की थी। इसको जल्दी से लिखिए, तो उसके बाद देखते हैं हम। चलिए लिख लिए इसको। तो चलिए अब देखते हैं, ना लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से देखना चलते हैं। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोनक प्रदेश में सिलाहारों का राज स्थापित हो गया। बोल रहे हैं कि ईसा के जो 8वीं सदी में जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो कोनक प्रदेश में सिलाहारों का जो राज जो है ना वो स्थापित हो गया। 11वीं बोल रहे हैं कि 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज कोल्हालपुर सतारा प्रदेश भी स्थापित हो गया। इन सिलहारों के अनेक नागरी लेख भी मिले हैं। यही बोल रहे हैं कि जो 11वीं जो सदी है ना, तो 11वीं सदी में इनकी जो एक जो शाखा का जो राज्य जो कोल्हापुर जो सतारा प्रदेश में भी जो स्थापित हो गया,
इन शिलाहारों के जो अनेक से हमें नागरी लेख जो ना एविडेंस उसका मिल चुका है। देखिए यहाँ से 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अगर आपसे बोल देगा किस सदी से हमें नागरी लिपि के जो प्राचीन मराठी भाषा का लेख मिलने लग जाते हैं, तो बोलना होगा कि सर 11वीं सदी से। इसको भी आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। मराठी भाषा का लेख किस सदी से मिला है, तो बोलना होगा सर 11वीं सदी से मिला है। अब यहाँ देखिए अच्छी अच्छी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी से मिला है। अगर आपसे भी पूछ देगा कि जो अच्छी अच्छी का मतलब क्या होता है, तो कुलाबा जिला जो है ना वहां से शिलाहार शासक का केसीदेव प्रथम कहाँ से कब मिला है शिलालेख, तो बोला हूँ सर 1012 ईस्वी से मिला है। अब यहाँ देखिए यहाँ तो हो गया हाँ, जो संस्कृत मराठी भाषा में है और इस लिपि का जो नागरी है, यही बोल रहे हैं कि किस भाषा मिला है, तो 1012 ईस्वी में मिला है एक शिलालेख। और किस भाषा में मिला है, तो बोलना होगा संस्कृत भाषा मराठी भाषाओं में मिला है। और इसकी जो लिपि जो है वह क्या है, तो नागरी ही है। परंतु दिवे अगर बोला है कि परंतु दिवे अगर क्या है रत्नागिरी जिला, हाँ बोल रहा है कि परंतु दिवे अगर रत्नागिरी जिला बोला है कि ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है, इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। ये बोल रहे हैं कि इससे जो है ना मराठी का क्या, तो आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया जो ताम्रपट है वह कितना है, 1060 ईस्वी का है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करवा के लिखवा देते हैं। आपसे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए बाबू, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, चाहे कहाँ से भी पूछ देवे। अगर आपसे बोल देगा कि जो नागरी लिपि में जो लिखा गया जो ताम्र जो पट है वह कब का है, तो बोलना होगा कि 1060 ईस्वी का है। इसको आप जल्दी से लिखिए, यहीं से तो प्रश्न पूछेगा। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। तो यदि आपसे बस हम तो इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम जो अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा तरीकाओं से समझ में आ रहा है, तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपसे हम हाथ जोड़ रहे हैं चले जाइएगा। ठीक। क्यों, जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको लगता ही नहीं है कि इस क्लास को पढ़ के कुछ हम ला सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना ही बेकार है। आपको हम तो साफ बोल देते हैं, आपको अगर अच्छा ही लग रहा है कंटेंट तभी सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जब करिएगा जब आपको समझ में आएगा तब। देखिए अब यहाँ से देखते हैं, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान जैसे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप बोल रहे हैं कि जो कर्नाटक जो प्रदेश है तो वहाँ कहाँ, तो श्रवणबेल जो गोल जो स्थान है ना, तो वहाँ जैन एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हाँ, यह क्या है, तो यह गेमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा था। यही बोल रहे हैं कि यह जो है ना वह गेमटेश्वर जो का भव्य का पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। आपको बोल देगा कि जो कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवण जो बेलगोल स्थान जैन है, वहां से क्या मिला है, तो बोलना है कि जैन का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मिला है। यहाँ किस चीज का यानी कि पुतला खड़ा है, तो बोलना होगा कि हाँ गेमटेश्वर का भय पुतला खड़ा हुआ है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक सारे हमें लेख मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। यह है कि क्या है, तो श्रृंगराजे सुताले बोल है कि करीविले हाँ बोला है कि श्रृंगंग राजा ने परकोटा बनवाया है। अगर आपसे बोल देगा किस राजा ने परकोटा बनवाया है, कहाँ, तो सुताले करवेले में। सुताले करवेले में किस राजा ने परकोटा बनवाया है, तो बोलना होगा कि श्रृंगराज ने। किसने, श्रृंगंग राजा ने बनवाया है। यहां से हो गया। देखिए एक अन्य नागरी लेख में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, तो एक अन्य नागरी लेख में लिखा गया है श्री चावंडेराजे करवेले। किसमें लिखा गया है, तो श्री चावंडेराजे करवेले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। बोलना है
कि जो देवनागरी के जो यादव राजाओं के जो नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बड़ी क्या है, तो अक्षरों की बाईं ओर कल्याण के पश्चिमी चाकुल नरेश के लेख भी नागरी लिपि में है। बोलना क्या है कि जो 13वीं जो सदी है ना, 13वीं सदी में जो रामचंद्र जो थे ना, उनके ताम्रपत्र में जो ए है क्या है, तो ए हो गया, ए और जो ओ है, देखिए ए हो गया और ओ हो गया, इनकी जो मात्राओं का जो अक्षर जो बाईं ओर मिला है, किस ओर मिला है, तो बोलना अक्षर बाईं ओर मिला है, लेफ्ट साइड की ओर। कल्याण के पश्चिमी चाकुले नरेश के लेख भी जो नागरी लिपि में लिखी गई है। यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ से देखिए, अब यहां से देखना हम लोग को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली आपसे बोल देगा कि जो उड़ीसा था, तो उड़ीसा को हम लोग पहले किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो बोलना होगा कलिंग प्रदेश। उड़ीसा को हम लोग पहले किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो बोलना होगा कि सर कलिंग प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा को हम किस नाम से जानते हैं, तो बोलना होगा सर उड़ीसा को कलिंग प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। ठीक, हाँ, बोलना है कि कलिंग प्रदेश में जो ब्राह्मी की एक विशेष शैली है। कलिंग लिपि का जो अस्तित्व था, किसका था, तो बोलना है कि जो कलिंग जो लिपि है, तो कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु बोल रहा है कि परंतु गंगवेश के कुछ शासक के लेख के नागरी लिपि में लिख मिले हैं। ये भी बोले हैं कि जो गंगवेश थे ना, हाँ, क्या है, तो गंगवेश के कुछ शासक जो था, उसका लेख हमें किस लिपि में मिला है, तो नागरी लिपि में ही मिला है। यहां से हो गया। अब यहां से देखिए, नागरी लिपि के लेख ने न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। ये भी बोल रहे हैं कि जो नागरी लिपि के जो लेख जो है ना, तो न केवल हमें पश्चिम से तथा न हमें केवल पूर्व भारत से, सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए, देखते हैं, दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश से राजा बरगुन के पलियालम, बोल रहा है कि दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश से जो राजा बरगुन के पलियम ताम्रपात भी मिले हैं। ये सब पॉइंट जो है ना, आपको नोट कर लेना चाहिए। आपसे कभी भी एग्जाम की परीक्षाओं में से पूछ लेगा। ठीक, इस सबको आपको नोट पॉइंट कर लीजिए कि जो दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश के जो राजा वर्गुन है, तो उससे कहाँ से मिला ताम्रपात, तो पलियलम से मिला है। यहाँ देखिए, प्रथम ताम्रपत्र बोला है कि प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। बोल रहे हैं कि जो ताम्रपात्र जो तमिल से तो शुरू होता है, परंतु इसकी जो दूसरी ओर जो नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। यह भी बोल रहे हैं कि यह जो किस्सा का है, तो यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर, बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि को देखने को मिलती है। ये बोल रहे हैं कि पहले पहल जो गुर्जर प्रतिहार जो राजाओं के जो लेख हमें किस लिपि मिलती है, तो नागरी लिपि में देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का यह मानना है, यह मत है कि यह गुर्जर जो प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, जो गुर्जर कहाँ से आए थे, तो बाहर से विदेश से वह भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासक खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। ये बोल रहे हैं कि जो गुर्जर थे ना, वो कहाँ से आए थे, तो बाहर से आए थे, और ईसा की जो 8वीं सदी के जो पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासक को खड़ा किया था, और उसके बाद में कनौज पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 लाइन है, 2 लाइन के बाद खत्म हो जाएगा। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 841 ईस्वी में ग्वालियर प्रदेश नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है।
कि बोला जा रहा है कि धारा नागरिक का परमार शासक भोज अपने विद्या अपने बोल रहे हैं कि अपना विद्यानुराज में इतिहास के प्रसिद्ध हैं, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः बोला है कि बोला है कि कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिखाए गए हैं या अवसरों पर दिए गए हैं। ठीक, बेतमा कहाँ से, तो इंदौर के समीप है। दानपत्र 1020 का है। देखिए इस जो राजा कहाँ के थे इसे बता रहे हैं। जो मिहिर भोज, जो महेंद्रपाल, जो आदि जो प्रख्यात जो प्रतिहार जो शासक हुए, वह मिहिर भोज का जो शासक काल कितना था बाबू, अगर आपसे बोल देगा कि मिहिर जो भोज जो राजा हैं तो उनका शासन काल क्या है, तो बोलना होगा कि सर 840 से 841 भी है। उसके बाद अब देखते हैं कि जो ग्वालियर जो प्रशासित जो नागरी लिपि जो संस्कृत भाषा में है, अगर आपसे बोल देगा कि जो ग्वालियर जो प्रशासित भाषा वह किस नागरी लिपि में लिखी गई है, तो बोलना होगा संस्कृत भाषा में है। अब यहाँ से देखिए, धारा नागरी का जो परमार शासक भोज अपने विद्यानुराज के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे बोल देगा कि जो परमार जो शासक जो राजा भोज अपने विद्यानुराग के लिए किसमें प्रसिद्ध है, तो बोलना होगा कि हिस्ट्री में, इतिहास में। ये परंतु इस शासक के जो बहुत से जो कम अभिलेख यानी कि एविडेंस मिले हैं। इस राजा के जो बंसवाड़ा और बेतमा जो दान पत्र जो क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा जो कहाँ से था, तो इंदौर के समीप था। तो इंदौर कहाँ से आता है बाबू, इंदौर जो भोपाल के नजदीक है। जो भोपाल जो सिटी है ना, तो वहां से आपको, हाँ, वहाँ भोपाल सिटी से नजदीक इंदौर है, जो दिल्ली से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है। ठीक, इनका जो दान जो पत्र जो है वो 1000 ईस्वी का है, 1020 ईस्वी का है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखना बस स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने उन्हीं आरंभिक यानी कि शुरुआती नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश को विभिन्न मार्गों से, ये मार्ग होना चाहिए, विभिन्न मार्गों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरलेख अंकित किए थे, यानी कि लिखवाए थे। तो यह तो पार्ट हम लोग का तब एंड होता है, तो इसको आपको हिंदिया में एक बार संपूर्ण अर्थ समझा देते हैं। बोल रहा है कि हमने उन्हीं जो आरंभिक शुरुआती जो लेख नागरी लेखों से, यानी क्या है, तो संक्षिप्त चर्चा की गई है। जो देश विभिन्न मार्गों से मिले हैं, जो देश जो है ना कहाँ से मिले हैं, तो विभिन्न मार्गों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर यानी कि नागर का लेख लिखवाया है। इतना कहकर हमारा चैप्टर जो है अब द एंड हो जाती है। तो यहाँ आपका जो कहानी जो है ना, आपको क्या हो गया बाबू, तो आपका कहानी यहाँ द एंड हो गया, द एंड हो गया कहानी। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारा चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त और साथी के पास जरूर शेयर करिए, ताकि हम इससे भी और तगड़ा क्लास आपको हम पहुंचा सकें। देखिए आपका छोटा सा चैनल है, क्या है, द यूनिवर्स विजन क्लास। तो आप लोग नाम तो अक्सर जान ही रहे होंगे कि द यूनिवर्स विजन क्लास जो आपके लिए अभी तक तत्पर रहा है, जो बिहार बोर्ड में अक्सर बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। बिहार बोर्ड में अगर सभी सब्जेक्ट में अगर 100 में 100 मार्क्स को कवर करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी तो हम हिंदी को पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में जितना अगर हमसे बनेगा उतना हम आपको करवा देंगे। हिंदी में अभी तो हम किताब का एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, फिर जो पोएट जो इंट्रोडक्शन कराएंगे, जो पोएट इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो उसमें मेन पॉइंट को लिख कर लाएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनका उनका हाँ कि उनका रचना कौन सा है, किस काव्य से लिया गया है,
कवि से रिलेटेड जो होता है ना, वो सभी 24 चैप्टर्स ला देंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लाएँगे, ऑब्जेक्टिव कितना चैप्टर्स लाएँगे, जो 12 जो चैप्टर गद्य खंड से है, 12 चैप्टर यानी कि पद खंड से है, दोनों से मिला देंगे। जो सब्जेक्टिव होगा तो उन्हें से डाल देंगे, यानी कि हम 24 चैप्टर से सब्जेक्टिव डाल देंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।